हेलो स्टूडेंट, लॉजिकल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग या फिर रदरफोर्ड का परमाणु नाभिकीय मॉडल या फिर इसको और नाम से जाना जाता है वो है रदरफोर्ड का ग्रही मॉडल। ठीक है, ये कक्षा 11वीं में रसायन चैप्टर नंबर 2 में एक टॉपिक है तो उसको मैं बताने वाला हूँ। इसकी पिछले वाले क्लास में मैंने आपको रेडियोधर्मी पदार्थों का या रेडियो एक्टिव पदार्थों के बारे में आपको बताया था, जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा विकिरण, गामा किरण और बीटा विकिरण निकलता है। तो उसे मैंने बताया था, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग करने वाले हैं, यानी अल्फा कण को निकालेंगे, जिससे क्या करेंगे हम लोग, उसके माध्यम से हम लोग परमाणु का मॉडल को इससे समझने वाले हैं। तो इसमें कहानी ये होने वाला है कि रदरफोर्ड ने क्या किया था कि अल्फा कणों की बौछार किया था, जिसमें सोने की पत्ती पर सोने की पतली सी परत लेकर उसमें क्या किया था, उसमें अल्फा कणों की बौछार किया था। तो मैं उसको बताता हूँ। इस प्रकार से इन्होंने एक जो मॉडल का निर्माण किया था उसे क्या कहा जाता है, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग मॉडल कहा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इसको कहा जाता है कि रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन मॉडल का जो स्टार्ट जो किया गया था, उसके दो छात्र थे रदरफोर्ड के, वो थे आपके गीगर और मार्शल। गीगर और मार्शल नाम के दो इसके छात्र थे, जिन्होंने क्या किया था, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग का पूरा विस्तृत अध्ययन किया था, उसका वर्णन किया था। यानी कि मॉडल को जो तैयार किया था उसको किसने किया था, रदरफोर्ड के दो छात्र गीगर और मार्शल ने किया था। उन्होंने क्या किया था, अगर यहाँ पे अपने को मॉडल अगर समझना है तो सबसे पहले इसकी जो व्यवस्था थी उन्होंने कैसे जमाया, व्यवस्था कैसे दी, इसकी जो प्रायोगिक व्यवस्था है उसको कैसा दिया, उसको मैं बताने वाला हूँ। इसकी जो प्रायोगिक व्यवस्था थी उसमें इन्होंने क्या लिया, इन्होंने आपको अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग करना है तो आपको अल्फा कण निकालना पड़ेगा। अल्फा कण कहाँ से निकलते हैं, अल्फा कण रेडियोधर्मी पदार्थों या रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया, पोलोनियम हो गया, इससे निकालने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे एक लेड बॉक्स लेता हूँ। आपके पास एक लेड बॉक्स है। इस लेड बॉक्स में आपके पास ये जो है ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो इस लेड बॉक्स में हमने रेडियो एक्टिव पदार्थ को रखा है। यहाँ से आपको अल्फा कण का अध्ययन करना है। अल्फा कण यहाँ से अल्फा विकिरण आपके पास निकलेगा। अल्फा विकिरण जो होता है वो फैलते हुए इस प्रकार से निकलता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको इस विकिरण के मार्ग में अगर पतली सी स्लिट लगा दें, ये मैंने यहाँ पे पतली सी स्लिट लगा दिया और इससे मेरे जो अल्फा कण के निकलने वाले विकिरण है वो मेरी सीधी जाएगी इस प्रकार से, और ये जाते हुए आपके एक पतली सी सोने की परत से स्वर्ण पत्र से टकराती है। ठीक है, और टकराने के बाद विभिन्न दिशाओं में मुड़ जाती है। इसके हम लोग चारों तरफ फोटोग्राफिक प्लेट रख देते हैं। ऐसा ये चारों तरफ मैंने क्या रख दिया, एक प्लेट रख दिया इस प्रकार से। इस फोटोग्राफिक प्लेट में क्या होगा, आपके पास फोटोग्राफिक प्लेट में आपके पास अल्फा कण जो है, अल्फा विकिरण जो है वो टकराते हुए कोई आगे निकल जाएगा, सीधे निकल जाएगा, कोई इस दिशा में निकल जाएगा, इस दिशा में जा सकता है, इस दिशा में ऐसा करके इस प्रकार से देखा जाए तो आपके जो विकिरण है इससे इस स्वर्ण पत्र से टकराते हुए आपकी फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करेगी, प्रभावित करेगी, जो कि फोटोग्राफिक प्लेट में आपके पास आपको धब्बे प्राप्त होंगे। इसके जो धब्बे प्राप्त होंगे इससे ये ज्ञात होगा कि यहाँ पर ये जो विकिरण है वो टकराया है। तो ये आपने स्वर्ण पत्र, यहाँ पे स्वर्ण पत्र लेने का मतलब ये है, आप स्वर्ण पत्र जो होता है वो कई परतों से मिलकर बना होता है। उसके जो छोटे से एक परत है जिसको पीटा जाता है, तो इसके जो छोटे से पतली सी जो परत बनती है इसमें हम लोग अल्फा कणों की बौछार की, अल्फा विकिरण की बौछार की, यहाँ से अल्फा कण निकल रहा है, अल्फा कण इसमें जाके टकराएंगे और विभिन्न दिशाओं में अलग अलग कोण पे या फिर कोई जो है आपका कोई विकिरण सीधे निकल जाएगा, कोई कुछ न कुछ विक्षेपित हो जाएगा और कोई किरण आपके पीछे वापस आ जाएंगे, यानी 180 कोण पे वापस आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका सेटअप था, इसका प्रयोगिक व्यवस्था इस प्रकार से था अगर देखा जाए तो। ठीक है, अब इसमें उन्होंने बहुत सारे क्या निकाले, इसने ऑब्जर्वेशन किए, इसको समझा, अध्ययन किया। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो प्रेक्षण प्राप्त हो गए, बहुत सारे प्रेक्षण प्राप्त हो गए। इस प्रेक्षण में सबसे पहला जो प्रेक्षण है, प्रेक्षण मतलब उसका ऑब्जर्वेशन है, उसको अध्ययन करने पर क्या क्या मिलता है। तो प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन में उन्होंने यह पाया
कि कुछ किरणें, बहुत सारे जो कण होते हैं, बहुत सारे जो किरणें होते हैं, किरणें या फिर कण, बहुत सारे अल्फा कण क्या हुए, बिना विचलित हुए स्वर्ण पत्र लगाकर सीधे चले गए, बिना विचलित हुए स्वर्ण पत्र लगाकर सीधे चले गए। बहुत सारे जो अल्फा कण है वो सीधे चले गए, बहुत सारे कण जो है वो बिना विचलित हुए सीधे चले गए। ठीक है, ये तो पहली बात है। दूसरा जो प्रेक्षण में ये निकला कि जो कुछ अल्फा कण जो थे, कुछ अल्फा कण बहुत सारे कण जो थे वो सीधे निकल गए थे, यानी लगभग 99% जो आपका जो कण था वो लगभग सीधे निकल गए, इस स्वर्ण पत्र लगाकर सीधे निकल गए। और कुछ कण जो थे, कुछ अल्फा कण जो थे वो कुछ कोण पर विक्षेपित हो गए, विक्षेपित हो जाने का मतलब विचलित हो जाना, यानी कि एरोमोर, ये वाला कुछ कोण पे क्या हो गए, विचलित हो गए। अब तीसरा वाला जो पॉइंट था इसका, तीसरे बिंदु जो थे वो ये था कि बहुत कम जो कण है, बहुत कम, जैसे कि बोला जाता है कि 20,000 कण में से एक कण, 20,000 में से जो एक कण है, 20,000 कणों में से 20,000 अल्फा कणों में से जो एक कण है वो क्या हुआ, वो अपने मार्ग में सीधे वापस आ जाता है, जिस मार्ग से गया था उस मार्ग में वापस हो जाता है, ये वापस लौट आते हैं, वापस लौट आए यानी कि वो 180 कोण से वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो रदरफोर्ड के अल्फा पर्टिकुलर ग्रुप में 3 प्रेक्षण प्राप्त हुए। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे जो कण थे, लगभग 99% जो कण थे वो बिना विचलित हुए सीधे चले गए। कुछ अल्फा कण जो थे वो कुछ न कुछ कोणों में क्या हो गए, विक्षेपित हो गए, विचलित हो गए। और बहुत कम यानी 20,000 कणों में से जो एक अल्फा कण था वो वापस लौट आया। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रेक्षण प्राप्त होता है। यहाँ पे मैंने ये जो बनाया है वो स्क्रीन है, ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने व्यवस्था की थी, जिसमें ये पता चला कि इस प्रकार से प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका ये है प्रायोगिक व्यवस्था में कि किसी अल्फा कण रेडियोधर्मी पदार्थ को, रेडियोएक्टिव पदार्थ को लीड बॉक्स में रखा जाता है और स्टेट के माध्यम से जब गुजारा जाता है और फिर इसको स्वर्ण पत्र में इसमें बौछार किया जाता है, तो ये जो अल्फा कण है वो कुछ कण क्या हो जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं, कुछ कण विक्षेपित हो जाते हैं, कुछ कण वापस आ जाते हैं, और इनके धब्बे जो होते हैं, इनके जो धब्बे प्राप्त होते हैं वो फोटोग्राफिक स्टेट पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रेक्षण हम लोग देख लिए। अब इसके जो निष्कर्ष निकलता है, इसका जो निष्कर्ष निकलता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे जो परिणाम निकल के आता है, निष्कर्ष निकल के आता है, वो बात ये थी कि प्रेक्षणों के आधार पर निष्कर्ष ये निकाला गया कि जिस प्रकार से बहुत सारे कण क्या हो जाते हैं, 99% कण क्या जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो परमाणु है, इस स्वर्ण पत्र में जो परमाणु है वो उसका जो अधिकांश भाग जो है वो खाली, इस प्रकार से समझ लो अपने पास ये जो है एक आपका परमाणु है, स्वर्ण पत्र से आया है परमाणु है। ठीक है, इससे हम लोगों ने क्या किया कि बहुत सारे जो कण थे वो सीधे निकल गए, बहुत सारे कण क्या हो गए, सीधे निकल गए, बहुत सारे कण आपके सीधे निकल जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इसका मतलब ये माना गया कि जो आपका परमाणु होता है वो उसका जो अधिकांश भाग है वो खाली होता है। इससे ये पता चलता है क्योंकि खाली जब रहती है तो उसमें बहुत सारे जो किरण है वो निकल जाते हैं आसानी से। ये बात है, ये पहली बात है, यानी कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली, परमाणु के प्रकार देखा जाए तो खाली, अधिकांश भाग, पूरा भाग नहीं, अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है। इसके बाद बहुत सारे कण क्या हो गए, 99% कण क्या हो गए, सीधे निकल गए। इसका मतलब ये हुआ। दूसरा जो था, कुछ अल्फा कण क्या हो गए थे, अपने कुछ न कुछ कोण पे विचलित हो गए थे। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे इसके बीच में, इस परमाणु के मध्य में कुछ न कुछ ऐसे धनात्मक कण होंगे, क्योंकि आपका जो अल्फा कण होता है वो धनात्मक कण होता है। तो अल्फा कण जब यहाँ से आ रहा है तो एक धनात्मक कण, और धनात्मक कण होने की वजह से यहाँ से जैसे इसके पास आते हैं तो कुछ न कुछ कण भी क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। ऐसा जब यहाँ पे इसके सेंटर से जैसे गुजरने वाले होते हैं तो कुछ कण जो होते हैं वो विक्षेपित हो जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इस परमाणु के नाभिक में कुछ न कुछ ऐसा चीज है जिसके कारण आपका अल्फा कण क्या हो रहा है, विक्षेपित है, जो कि एक धनात्मक होगा, या और इस धनात्मक भाग का नाम नाभिक दिया गया।
इस धनात्मक भाग का नाम रदरफोर्ड ने नाभिक का नाम बताया, जो कि एक धनावेश होता है, ठीक है। और ये कहा जाता है कि जो नाभिक होता है उसका जो आकार था, नाभिक का आकार, वो आपका 10 की घात 12 मीटर से 10 की घात -15 मीटर तक होता है। 10 की घात 12, अगर मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, 10 की घात -12 मीटर से 10 की घात -15 मीटर तक क्या होता है, आपका नाभिक का आकार होता है। ऐसा करके किसने बताया, रदरफोर्ड ने बताया। फिर जब आगे बढ़ा तो नाभिक को धनावेश माना गया है, और ये इतना छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है कि जैसे समझ लो आपके पास एक फुटबॉल का मैदान है, और फुटबॉल के मैदान में बीच में अगर आपके पास एक छोटी सी मक्खी है तो उतना छोटा होता है आपका नाभिक। आपका परमाणु पूरा मैदान है और आप उसका जो नाभिक है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, इससे ये पता चलता है। और ये भी माना गया है कि आपका जो परमाणु होता है उसका जो कुल भार जो होता है, परमाणु का कुल भार, वो आपके नाभिक पर क्या होता है, केंद्रित होता है। इस बात को किसने बताया, रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला था। तो ये बात है, तो उसने नाभिक के बारे में बताया दूसरे पॉइंट में, ठीक है। तीसरा पॉइंट में ये था कि बहुत कम जो कण थे, 20,000 में से एक कण वो वापस आ जाते हैं। इसका मतलब ये वो एक ही कंडीशन में आ सकते हैं जब आपका अल्फा किरण सीधे सीधे आपके नाभिक पे क्या करता हो, टकराता है, ठीक है। तो नाभिक से टकराया होगा तभी आपका अल्फा कण क्या हुआ है, वापस आया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आपका जो नाभिक है वो बहुत ही छोटा है, और साथ ही साथ वो बहुत ही दृढ़ है, कठोर है, और एकदम बीच में है, ठीक है। यानी कि आपका नाभिक जो है वो बहुत ही दृढ़ है। दृढ़ मतलब होता है कठोर है और बहुत ही ज्यादा छोटा है। इस प्रकार से उन्होंने नाभिक के बारे में बताया। और ये बताया, आखिरी बात उसने ये बताया था कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर, इस परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वृत्तीय कक्षाओं में क्या करते हैं, गति करते हैं। जिस प्रकार से आपका सूर्य का चक्कर बाकी शेष ग्रह लगाते हैं, सूर्य का चक्कर, ये सूर्य है, सन है, इसके चारों तरफ क्या करेंगे, आपके बहुत सारे ग्रह क्या कराएंगे, चक्कर लगाएंगे। सेम इसी प्रकार क्या होता है, परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, कक्षाओं में गति करते हैं। इस प्रकार इस मॉडल का नाम रदरफोर्ड का ग्रही मॉडल भी कहा जाता है, और इसने नाभिक के बारे में बताया, इसलिए इस मॉडल को रदरफोर्ड का परमाणु नाभिकीय मॉडल भी कहा जाता है। तो ये हो गया उसके प्रायोगिक व्यवस्था, प्रेक्षण और निष्कर्ष। इस प्रकार हम लोगों ने रदरफोर्ड का अल्फा परमाणु प्रयोग को विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया। अब ये तो हो गई पूरी बात कि इसने अपने मॉडल में जो भी बात बताया उसके मुख्य बिंदुओं को हमने डिस्कस कर दिया। अब इस मॉडल में कुछ न कुछ कमियां तो थी, इस मॉडल में कुछ न कुछ तो कमियां थी। वो कमी ये थी कि देखो यहाँ पे आपका जो रदरफोर्ड था उसने क्या बताया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं। तो गति करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, गति करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, और जब ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी तो ऊर्जा तो एक न एक टाइम पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का खत्म हो जाएगा। जैसे कि समझ लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो गति करता रहेगा आपके पास, और गति करता हुआ नाभिक में क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि नाभिक तो होता है धन आवेश और इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेश। तो इलेक्ट्रॉन और धन आवेश के कारण प्रोटॉन की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे धन आवेश में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा। इससे आपके ऐसे बहुत से इलेक्ट्रॉन नाभिक पे गिरते जाएंगे तो आपका परमाणु का अस्तित्व नहीं रह पाएगा, यानी कि परमाणु स्थायी नहीं रह पाएगा। लेकिन परमाणु तो स्थायी रहता है। जैसे कि मार्कर को समझ लो, मार्कर में बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना है, इसके परमाणुओं में क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन अगर गति करते गिरते हुए नाभिक में गिर जाएगा तो ये तो धीरे धीरे खत्म होते चला जाएगा, जो कि ऐसा होता नहीं। ये आज भी मार्कर है, कल भी इतना ही रहेगा, परसों भी ऐसे ही रहेगा, तो खत्म तो होता नहीं है। अतः यह मॉडल जो है परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। और एक बात यह है कि इलेक्ट्रॉन चारों वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं तो ऊर्जा लेकर करते हैं। तो ऊर्जा लेकर अगर गति करते हैं तो ऊर्जा स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, ऊर्जा स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और ऊर्जा स्पेक्ट्रम उसको कहा जाता है कि जब गति करते हैं तो एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में कूदते हुए जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इस स्पेक्ट्रम को, ये स्पेक्ट्रम एकदम लगातार ऊर्जा का, इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का क्या कर रहा है, हानि कर रहा है, उसमें ऊर्जा लगातार कमी होती जा रही है। तो लगातार उससे आपको स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, ये ऊर्जा स्पेक्ट्रम है।
तो यानी लगातार ऊर्जा स्पेक्ट्रम प्राप्त होने का मतलब है कि ऊर्जा स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो सतत होता है। किंतु जब प्रायोगिक आधार पर जब अच्छे से अध्ययन किया गया तो ये जो ऊर्जा स्पेक्ट्रम था ये सतत न होकर असतत का मतलब होता है गैपिंग गैपिंग में क्या होता है आपके पास थोड़ी थोड़ी दूरियों में आपके पास ऊर्जा स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। उनके आधार पर अगर देखा जाए तो आपका ऊर्जा स्पेक्ट्रम सतत प्राप्त होगा। लेकिन क्यों सतत प्राप्त होगा कि ऊर्जा लगातार निकलती है, लेकिन वाकई में देखा जाए तो ऊर्जा जो है वो लगातार नहीं निकलती और उसका जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो असतत होता है, सतत नहीं। ठीक है, तो ये उसकी कमियां थी कुछ कुछ। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग रदरफोर्ड का अल्फा कोएफिशिएंट मॉडल को अच्छे से देखा, साथ ही साथ उसके जो उसमें जो कमियां थी उसको भी हम लोगों ने समझा। ठीक है, इस प्रकार से रदरफोर्ड ने ठीक है रदरफोर्ड के समय में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई थी, तो इसने इसकी व्यवस्था को अपने आधार पे बता दिया। और सबसे मुख्य बात इसका ये था इन्होंने नाभिक की खोज की थी और उसी नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, इसलिए रदरफोर्ड जो है वो प्रोटॉन के खोजकर्ता माने जाते हैं। तो इस बार हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नील्स बोर का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, और अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। धन्यवाद।